गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एफओसी का यूनिट 1 है। यूनिट 1 के हम टॉपिक देखेंगे। सब में पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन या बोल सकते हैं आप डेफिनेशन कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। आपको पता है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में हम क्या करते हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई इससे फैमिलियर नहीं है, क्योंकि हर कोई इससे फैमिलियर हो चुका है, क्योंकि सबको कंप्यूटर आता है। ये कंप्यूटर जिसके नहीं भी है वो मोबाइल तो चलाता ही है, एंड्रॉयड मोबाइल। तो मोबाइल जो हमारा कंप्यूटर है तो सेम टू सेम हमारा मोबाइल भी वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो भी इलेक्ट्रिक हमारे पास जो डिवाइस जो चीज़ें रहती है, इलेक्ट्रिक मशीन रहती है, उसको हम डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो हम या तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोले या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोले, दोनों का मीनिंग वही होता है। तो जो हमारा कंप्यूटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, ठीक है, यानी हमको उसको इलेक्ट्रिक पास करना पड़ेगा तभी हमारा कंप्यूटर चलेगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये क्या करता है कि इनपुट लेता है, यानी इनपुट जो भी हम डालते हैं, जो भी एक्सेप्ट करता है इनपुट, वो होता है हमारा डाटा। यानी हमारा कोई भी टाइप का डाटा हो सकता है, और वो ही डाटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। और प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर हमको क्या देता है, आउटपुट डिस्प्ले करता है, जिसको हम बोल सकते हैं रिजल्ट। और वो इंफॉर्मेशन यानी जो रिजल्ट आया, जो हमने डाटा दिया, इनपुट किया इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो वो डाटा हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, जिसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं एज अ फाइल नेम से। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट का हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिवाइस that accept input data, process it and given output result, information and save as a file। आप या तो ये डेफिनेशन लिखो या सेकंड डेफिनेशन लिखो। सेकंड डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताया है, इसमें थोड़ा शॉर्ट भी बताया है। ठीक है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जैसे हमने फर्स्ट वाले लाइन में पढ़ा था, फर्स्ट डेफिनेशन में, वही सेम टू सेम लाइन है कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, डाटा जो भी हमने डाटा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू मैनिपुलेट करती है, यानी मैनिपुलेट करती है डाटा को अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही वो डाटा को मैनिपुलेट करेगा, और मैनिपुलेट करने के बाद क्या होगा, वो डाटा प्रोसेस होगा। पर डाटा हम डाल रहे हैं तो हमको कोई ना कोई इनपुट डिवाइस लगेगा। तो कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। आपका इनपुट डिवाइस कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कीबोर्ड के थ्रू डाल सकते हैं, माउस के थ्रू आप कोई फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो ये भी आपका क्या होगा, एक इनपुट डिवाइस होगा कि आप इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन को डाल रहे हैं या दे रहे हैं। और वो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, प्रोसेस होती है इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन विच इज डिस्प्ले ऑन द आउटपुट डिवाइस। अब जो भी हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन दिए हैं, हमने जो भी डाटा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कंप्यूटर को, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करेगा हमारे लिए एज अ आउटपुट डिवाइस में, यानी हमारे मॉनिटर पे। तो आउटपुट डिवाइस भी हमारे बहुत अलग अलग भी होते हैं, पर अभी हम जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये होता है हमारा मॉनिटर। और जो आपको पीपीटी शेयर हो रही है, ये भी हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको क्या हो रहा है, वो स्क्रीन कैप्चर हो रही है आपके फोन पे। अब इसका प्रोसेस जो आप डेफिनेशन में पढ़े हो, वही मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया है कि हमने क्या किया, एक इनपुट डिवाइस का यूज किया। इनपुट डिवाइस से हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया। किसको दिया, कंप्यूटर में डाला, यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया इनपुट के थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू, यानी जो हमारा डाटा होगा, जो हमारा इंस्ट्रक्शन होंगे कि कंप्यूटर को करना क्या है। हमने कौन से टाइप का डाटा डाला, उसके हिसाब से कंप्यूटर क्या करेगा, अपना आउटपुट डिस्प्ले करेगा। पर डिस्प्ले करने के पहले वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस होने के बाद ही उसमें क्या होगा, वो आउटपुट डिस्प्ले होगा। क्योंकि देखो प्रोसेस हमारा मेन रहता है, क्योंकि इनपुट हम कोई भी टाइप का डाल सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट टाइप का डाल सकते हैं, कोई अर्थमेटिकल
डाल सकते हैं, कोई लॉजिकल टाइप का डाल सकते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपका प्रोसेस और उसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपका आउटपुट। इसलिए जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारी पूरी की पूरा स्ट्रक्चर, एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम कंप्यूटर में, पर वो हमारी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, पर उसमें से जो डाटा हमारे लिए एज अ आउटपुट बन सकता है, यानी एज अ आउटपुट हमको उसको डिस्प्ले करना है, वही डाटा वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम लिखा, वो प्रोग्राम पूरा का पूरा आपको डिस्प्ले हो गया, ऐसे नहीं होता है। उसमें से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन रहती है उसको ही क्या करता है, वो एज अ आउटपुट डिस्प्ले करता है कंप्यूटर। तो ये सब चीजें किससे हो गई है, प्रोसेस से हो गई है, क्योंकि सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वैसे ही आउटपुट डिस्प्ले करता है। अब कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, पर उसमें क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं, यानी कोई डाटा है हमारा उसको हम स्टोर कर सकते हैं। जो डाटा स्टोर्ड है उसको हम रिट्राइव कर सकते हैं और फिर से उसको प्रोसेस कर सकते हैं। यानी क्या बोल रही हूँ मैं, कि अगर से हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, वो प्रोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और वही प्रोग्राम को हम इन फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं, और फिर बार बार उसको रिट्राइव करके उसका डाटा जो है हम प्रोसेस करा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने एक बार प्रोग्राम लिख दिया, वो प्रोग्राम आपका खत्म हो गया और आप दोबारा से उसको रिट्राइव ना करें, क्योंकि कंप्यूटर ने ये फैसिलिटी दिया है कि आप स्टोर जो चीज कर रहे हैं उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं और उसको डबल से प्रोसेस करा सकते हैं। यानी आपका A+B आपने लिखा है ये प्रोग्राम, और A में 10 है, B में 20 है, ये प्लस होके आपको 30 आउटपुट मिलता है। तो ये आप बार बार भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं, यानी एक ही प्रोग्राम को बार बार रन कर सकते हैं अगर से आपने उसको सेव किया है तो, ठीक है। इट कैन परफॉर्म वेरियस अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। यानी जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन है, कौन से टाइप का इंस्ट्रक्शन है। आप कोई भी टाइप का इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकते हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे वो लॉजिकल हो। नेक्स्ट था हमारा ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम को अलग अलग नाम से भी बोला जाता है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, यानी कंप्यूटर में जब हम काम कर रहे हैं तो उसका आर्किटेक्चर हमें पता रहना चाहिए कि हमारा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंप्यूटर को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, अलग अलग पार्ट से कैसे उसको बनाया गया है। तो यहाँ पे बताया है आपको कि ब्लॉक डायग्राम मीन्स होता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और जिसके थ्रू हमको आउटपुट मिल रहा है और जिसके थ्रू हमारा क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो आपको ब्लॉक डायग्राम दिया है कि पहले जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है वो एज अ डाटा रहता है, जो इनपुट के थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। हमारा जो भी डाटा है पहले प्राइमरी स्टोरेज में जाता है, और जब हम वो डाटा को परमानेंटली सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका डाटा जो भी टाइप का आप दे रहे हो, वो डाटा क्या करता है, वो डाटा देखता है कि वो कौन से टाइप का है, अरिथमेटिकल है, लॉजिकल है, तो वो टाइप के डाटा को फिर वो क्या करता है, एज अ आउटपुट डिस्प्ले करता है। और आपका जो भी कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि आपका जो भी ये पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स जो है कंप्यूटर के, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो आप डाटा डाल रहे हो, वो डाटा को मैनिपुलेट करने का काम करता है, ठीक है। यानी यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, यूजर क्या कौन सा आउटपुट चाहता है, उस हिसाब से कंप्यूटर अपना काम करता है। और प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करने का काम करता है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम हुआ है। ब्लॉक डायग्राम में आपको ध्यान देना है कि आपका जो ब्लॉक डायग्राम है उसका शेप आपको आना चाहिए, करेक्ट लिखना यानी करेक्ट बनाना। तो आप शेप ध्यान देंगे। ये फर्स्ट वाला जो है आपका जो है प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट बॉक्स बनाए, तो आपका जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट बॉक्स नहीं है बल्कि आपका प्रोसेसिंग ये वाला बॉक्स है। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है अगर से आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आता है तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आपको याद रखना है कि एक तरह का स्ट्रक्चर कंप्यूटर का आपको बताना है, या बोल सकते हैं आर्किटेक्चर आपको बताना है, कैसे कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज किया है, एक कंप्यूटर में कैसे इंस्ट्रक्शन जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, इस हिसाब से आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर याद रखना है।
तो याद रखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसका नाम याद रखना है। आर्किटेक्चर जब मैं बोल रही हूँ या ऑर्गेनाइजेशन बोल रही हूँ तो आपको क्लिक होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में हम कैसे एक कंप्यूटर को बिल्ड इन इम्प्लीमेंट दे, यानी उसको कैसे बनाए, ठीक है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है। तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि हम कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए या कोई डाटा लिखने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज करेंगे, इसलिए हम पहले सब में पहला इनपुट बनाएंगे। फिर जो इनपुट डिवाइस है, जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, तो वो कौन से टाइप का प्रोग्राम होता है, यानी जब हम टाइप कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम अगर से उसको सेव कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज फाइल कहलाएंगी, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डाटा कहलाएगा। या फिर अगर से आप उसको सिर्फ उसमें टाइप करते जा रहे हो, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हो, उसको सेव नहीं किया है, तो वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा। फिर आपका वो जो भी डाटा है वो डाटा को कंट्रोल करने का काम करेगा कंट्रोल यूनिट, और जो टाइप का डाटा है आपका, अगर सर अर्थमेटिक हो या लॉजिकल हो, उसके हिसाब से वो परफॉर्म करेगा, और परफॉर्म करने के बाद ही आपका क्या होगा, आउटपुट यूनिट के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन यानी रिजल्ट आपको डिस्प्ले होगा मॉनिटर पे। तो यही चीजें आपकी यहाँ पे लिखी है। जो मैंने आपको ओरली बताया है वो यहाँ पे लिखा है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है जो वो कंसिस्ट करता है 3 पार्ट को, जिसमें होता है एक सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस, यानी ये सब चीजों से बना है आपका कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर में ये 3 पार्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको अगर से कंप्यूटर ताकि रख दिया हमने और उसमें सीपीयू ही नहीं है तो आपका वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। आपका आप इनपुट डिवाइस का यूज नहीं करेंगे तो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, तो आपको इनपुट डिवाइस भी जरूरी है। और आउटपुट डिवाइस मीन्स आप कंप्यूटर का जब यूज कर रहे हैं और जब आप इनपुट डाल रहे हो तो वो आपको एज अ आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये 3 मेन पार्ट का यूज करना है। यानी ये 3 मेन पार्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर में। एक कंप्यूटर को बनाने के लिए, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। अब सीपीयू क्या करता है, सीपीयू को भी 2 चीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। और एएलयू से ये आपको फुल फॉर्म से समझ में आ रहा है कि अर्थमेटिक से रिलेटेड यानी सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन उससे रिलेटेड होगा, लॉजिकल मीन्स एंड और नॉट वाले से रिलेटेड होगा, और कंट्रोल यूनिट यानी कोई चीज को कंट्रोल करना। तो हम कोई चीज की क्या बात कर रहे हैं, कंप्यूटर तो कोई चीज मीन्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करना, तो ये सबसे मिला है हमारा सीपीयू। क्योंकि सीपीयू को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जो भी टाइप का हमारा इंस्ट्रक्शन है वो टाइप से हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे बोला है कि जो हमारा डाटा है वो डाटा को भी हम क्या करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करेंगे। यानी प्राइमरी हो सकता है हमारा डाटा या सेकेंडरी हो सकता है, यानी हम उसको परमानेंटली या टेम्परेरी उसको सेव करते हैं। तो जब भी हम डाटा लिख रहे हैं और हमने उसको सेव नहीं किया है तो वो हमारा टेम्परेरी डाटा होता है, यानी प्राइमरी स्टोरेज में सेव रहता है। और जब हम फाइल को, हमारे डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं तो वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में वो सेव होता है। अब सीपीयू की बात करें तो सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। मैंने आपको बताया है हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी में हैंड है, लेग है, आई है, ठीक है। तो ये सब काम कब करेंगे, ये सब कब एक्शन करेंगी, कब हमको चीजें उठाना है, कब हमको इधर देखना है उधर देखना है, तो ये सब चीजें हमारा ब्रेन बताता है। तो वैसे ही कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं तो वो भी कौन बता रहा है, सीपीयू बता रहा है कि उसको कौन सा आउटपुट देना है, ठीक है। तो इसलिए सीपीयू को बोला गया है कि वो एक हार्ट है, एक ब्रेन है कंप्यूटर का। यानी कंप्यूटर में अगर से सीपीयू हम अटैच नहीं करते हैं तो हमारा कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। The user does not get the desired output without the necessary option taken by the CPU, ठीक है। वो उसको जो आउटपुट चाहिए वो सब चीजें उसको मिलेंगी नहीं अगर से हमने सीपीयू कनेक्ट नहीं किया तो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, किसका रिस्पॉन्सिबल रहता है, प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि उसको जो भी ऑल इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन मिली है यूजर के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू,
ठीक है। जो भी यूजर कंप्यूटर सिस्टम का यूज करके या कंप्यूटर का यूज करके जो भी यूजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमारे को, जो भी टाइप का इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सीपीयू की। तो सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। तो आपको ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और फुल फॉर्म भी आ सकता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको सीपीयू का फुल फॉर्म भी याद रखना है, एलयू का भी रखना है, सीयू का भी रखना है, ठीक है। तो ये सब पे आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे। फिर इनपुट डिवाइस भी आपको पूछता है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी चीजों में आता है, यानी इनपुट डिवाइस मीन्स क्या? तो इनपुट डिवाइस जो होता है जिससे हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, यानी जो भी डाटा एंटर कर रहे हैं वो कहलाता है इनपुट डिवाइस। या ये बोल सकते हैं जिसको हम टच करते हैं वो भी होता है इनपुट डिवाइस। तो माउस हम टच कर रहे हैं, माउस के थ्रू हम डाटा डाल रहे हैं, कीबोर्ड के थ्रू हम डाटा डाल रहे हैं, एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो ये हुआ हमारा इनपुट डिवाइस। तो हम जब तक का कोई डाटा नहीं देंगे, कोई भी डाटा एंटर नहीं करेंगे, तो सीपीयू प्रोसेस किस पे करेगा? जब तक का कोई यूजर से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी नहीं तो वो सीपीयू कुछ नहीं करेगा। जब अगर से कोई आप इंस्ट्रक्शन देते हो तो ही सीपीयू प्रोसेस करता है और हमको आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो उसके लिए भी हमको इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है, तो जैसे हम कीबोर्ड और माउस का यूज कर सकते हैं। फिर है कि जो भी हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया उसको सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस करता है। पर कब करता है? जब यूजर इनपुट डालता है सिस्टम के अंदर, यानी कंप्यूटर को जब प्रोड्यूस करता है यानी देता है इंस्ट्रक्शन, तो तब वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद ही क्या करता है? सीपीयू आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो अब आउटपुट भी कोई ना कोई डिवाइस की जरूरत पड़ेगी हमको आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। आउटपुट तो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, कोई जादू नहीं है, ठीक है, कोई मैजिक नहीं है कि आउटपुट हमको डिस्प्ले हो जाएगा कहीं पे भी। तो आउटपुट के लिए भी हमको आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो आउटपुट डिवाइस में उसने बोला है कि मॉनिटर का या तो हम यूज कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी, वो हमको देके देता है। जैसे आपको मेरा पीपीटी डिस्प्ले हो रहा है तो ये क्या है? मेरा मॉनिटर है, और मॉनिटर पे आप क्या कर रहे हो? सॉफ्ट कॉपी देख रहे हो, ठीक है। अब प्रिंटर की बात करेंगे तो प्रिंटर क्या करता है? हमको कोई पेज पे प्रिंट आउट देता है, यानी हम हार्ड कॉपी में जो आउटपुट डिस्प्ले करते हैं वो प्रिंटर के थ्रू करते हैं। तो हमारा आउटपुट डिवाइस कुछ भी हो सकता है, चाहे तो मॉनिटर हो सकता है अगर से हमको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो, और अगर से मुझे हार्ड कॉपी चाहिए तो मुझे प्रिंटर का यूज करना है। और भी आउटपुट डिवाइसेस है, अभी फिलहाल में हम दो ही देखेंगे क्योंकि यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखा है कि कंप्यूटर क्या करता है? आउटपुट जनरेट करता है। तो उसको हेल्प करने के लिए, उसको आउटपुट दिखाने के लिए आउटपुट की जरूरत पड़ती है। तो आउटपुट होता है हमारा मॉनिटर या तो प्रिंटर। तो जो मॉनिटर होता है वो सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले करता है और जो प्रिंटर होता है वो हार्ड कॉपी डिस्प्ले करता है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भी अलग से उसने बताया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू क्या करता है। तो सीपीयू ऑलरेडी हमने देख लिया है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमारा जो भी टास्क है जो कंप्लीट हो जाता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। द कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिकल यूनिट अलॉन्ग विद द आर टुगेदर नाउ एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें जो है सीपीयू जो होता है उसमें भी दो पार्ट बताए हैं। दो चीजों से हमारा जो भी प्रोसेस होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीपीयू को ही बोला गया है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि अगर से सीपीयू नहीं होगा तो कुछ प्रोसेस नहीं हो सकता। जैसा हमारा ह्यूमन बॉडी, अगर से हमारा ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन देता है तो ही हम वो फॉलो करके हम वही चीजें करते हैं, वैसे ही अगर से सीपीयू नहीं होगा तो हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन वो प्रोसेस नहीं होगा। सीपीयू रिस्पॉन्सिबल रहता है हर एक्टिविटी के लिए, हर ऑपरेशंस के लिए, चाहे वो कोई भी टाइप का ऑपरेशन हो। सीपीयू में जो है एएलयू कंट्रोल यूनिट और स्टोरेज यूनिट का पार्ट बताया है कि एक सीपीयू किससे मिलके बना है? एएलयू कंट्रोल यूनिट, ये एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट उसका कौन सा हो गया? स्टोरेज यूनिट, जिसमें और दो पार्ट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, एएलयू क्या परफॉर्म करता है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अब अरिथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। तो एल डाटा इनपुटेड करते हैं हम थ्रू इनपुट डिवाइस के थ्रू, जो स्टोर होता है टेम्पररी यानी प्राइमरी स्टोरेज में, और फिर उसको हम कौन से टाइप का डाटा दे रहे हैं वो टाइप से वो हमारे को आउटपुट जनरेट करता है, चाहे हमारा वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीजन हो और मल्टीप्लिकेशन हो। ये सब क्या में आएंगे, अर्थमेटिक यूनिट्स में आएंगे। और जो हमारा लॉजिक से रिलेटेड कोई डाटा हम दे रहे हैं तो वो होता है एंड और इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन, यानी हम कोई कंडीशन का यूज कर रहे हैं जिसमें हम कंडीशन बता रहे हैं, तो वो लॉजिकल यूनिट क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल यूनिट, अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, ये तो बात हो गई हमारी एएलयू की, क्या अर्थमेटिकल यूनिट अर्थमेटिकल परफॉर्म करता है और लॉजिकली जो भी हमारा रिजल्ट लॉजिकली हो या अर्थमेटिक हो वैसे परफॉर्म करता है। पर कंट्रोल यूनिट भी तो एक पार्ट है सीपीयू का, तो सीपीयू क्या करता है, द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सीपीयू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी टाइप की एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो एएलयू टाइप की हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट टाइप की हो, तो वो सब को ऑपरेट करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है हर चीज को कंट्रोल करने के लिए, यानी इनपुट जो भी आ रहा है, जो डाटा, जो इनपुट डिवाइस से हम जो डाटा दे रहे हैं उसको कंट्रोल करने का काम भी कंट्रोल यूनिट करता है। जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उसको भी सीयू करता है। मेमोरी, यानी मेमोरी में जो भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, या प्राइमरी है, टेम्पररी है या परमानेंटली है, उसको भी कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। तो जो कनेक्ट रहता है सीपीयू से। द कंट्रोल यूनिट एक्ट लाइक अ supervisor which determines the sequence in which computer program and instructions are executed। यहाँ पे बोल रहा है जो कंट्रोल यूनिट है एक सुपरवाइजर है, जो क्या बताता है कि जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है, जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसकी सीक्वेंस बताता है, और सीक्वेंशली वो एग्जीक्यूट करने का बताता है कंप्यूटर को कि कैसे उसको जो भी यूजर ने इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिखा है उसको सीक्वेंसली कैसे एग्जीक्यूट करे। क्योंकि अगर से हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमारा ओनर बार बार हमको बताएगा नहीं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। सुपरवाइजर क्या करता है, हमको सुपरवाइज कर देता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, और आपको ऐसे सिस्टमेटिकली यहाँ पे ऐसे काम करना है। वैसे ही हमारा कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हर पार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर जो भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन यूजर देता है कंप्यूटर में उसको एग्जीक्यूट तो करने का काम करता ही करता है, पर सिक्वेंशली कि उसको कौन सा सिक्वेंस में आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है। अगर से आपने दो कंडीशन लगाए हैं तो दोनों कंडीशन को चेक करेगा, फिर चेक करने के बाद जो भी कंडीशन ट्रू होंगी वो कंडीशन को डिस्प्ले करेगा। तो ये क्या हो जाता है, प्रोग्राम का और इंस्ट्रक्शन का सिक्वेंस हो जाता है। तो ये सब कंट्रोल भी कंट्रोल यूनिट करता है। इट रिट्राइव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से जो भी हम मेमोरी में सेव कर रहे हैं, कोई फाइल सेव कर रहे हैं हमारे इसमें, तो वो डॉक्यूमेंट या फाइल को, वो इंस्ट्रक्शन को रिट्राइव करने के लिए भी परमिशन देता है हमको, यानी रिट्राइव कर सकते हैं हम। तो कंट्रोल यूनिट वो भी कंट्रोल करता है। डिडक्ट द इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस एंड अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको डिडक्ट करने का काम अंडरस्टैंड करता है कि कैसे सीक्वेंस में प्रोग्राम को परफॉर्म करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसको सीक्वेंसली कैसे सीक्वेंस में वो टास्क को परफॉर्म करके आउटपुट डिस्प्ले करना है, कैसे एरर एक एक चेक करना है, वो सब कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज यूनिट। ठीक है, स्टोरेज यूनिट हमारा न्यू टॉपिक है जो हमारा नहीं हुआ था। Data and instruction can be inputted into computer system using input device that need to be stored inside the computer before actual processing started। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा डाटा है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, वो हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, और वो डाटा क्या होता है, स्टोर करना पड़ता है कंप्यूटर में, और हम वो डाटा को ही क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं जब वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। यानी क्या बोल रहा है कि अगर से हमने कोई कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो इंस्ट्रक्शन का अब हमको आउटपुट चाहिए। अगर से सिंपल सा कोई डॉक्यूमेंट है,
ठीक है। तो डॉक्यूमेंट तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे और उसको सेव तो करेंगे ना। अगर से हम क्लोज कर देंगे तो वो तो सेव करने का ऑप्शन देगा हमको कि सेव करो, सेव करेंगे तब भी हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी दूसरे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। पर अगर से आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे आप सी प्रोग्राम पढ़ रहे हो, तो सी प्रोग्राम में आपको करना क्या है कि पहले इंस्ट्रक्शन देना है, इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसको स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद ही क्या होगा, आप उसको रन कर सकते हैं, यानी उसको प्रोसेस कर सकते हैं। Similarly, the data result generated by the computer need to be stored into a computer system for further processing. जो भी स्टोर डाटा है उसका भी क्या करता है, स्टोर डाटा भी कंप्यूटर में जो स्टोर डाटा ऑलरेडी है पहले से, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी बाद में प्रोसेस कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ वर्क्स डन बाय द स्टोरेज यूनिट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी डाटा है वो डाटा का हमको आउटपुट देखना है, वो डाटा को हमको स्टोर करना है, तो हम स्टोरेज यूनिट का यूज करेंगे। स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड द स्पेस फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो भी टाइप का हमारा डाटा है, जो भी टाइप का हमारा इंस्ट्रक्शन है, वो टाइप के डाटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जो हमको क्या प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। जैसे आपके फ़ोन की बात ले लो कि आपके फ़ोन में क्या होता है, मेमोरी कार्ड होता है, और मेमोरी कार्ड के अलावा भी आपको ऑलरेडी फ़ोन में बहुत सारी स्पेस मिली रहती है। तो जब तक का वो स्पेस फुल नहीं हो जाती तब तक का आप क्या करते हो, डाटा भरते रहते हो। पर कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि आपका डाटा पूरा फुल हो जाता है, आपका मोबाइल हैंग होने लग जाता है, या आपको मैसेज आने लग जाता है स्क्रीन के ऊपर कि अब आप डाटा सेव नहीं कर सकते या डाउनलोड नहीं कर सकते कोई चीज़। तो क्यों होता है, क्योंकि हर डाटा के लिए स्पेस एलोकेट करता है, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ही सेम कंप्यूटर का काम कर रहा है। ठीक है, आजकल लोग एंड्रॉइड मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो हर काम आपके इजीली मोबाइल पे ही हो जाते हैं, फ़ोन पे ही हो जाते हैं। तो उसमें भी आपको क्या मिलता है, स्पेस मिलता है। तो हर डाटा को स्टोर करने के लिए आपको स्पेस की नीड रहती है। वैसे ही कंप्यूटर में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी डाटा प्रोवाइड करते हैं, वो डाटा को हमको स्टोर करना पड़ता है। इन फ्यूचर हम क्या करें, उसको रीयूज कर सके, उसको रिट्राइव कर सके। रिट्राइव एक एग्जांपल ये भी दे सकती हूँ कि बार बार आप क्या करते हो, एक फोटो क्लिक करते हो, ये फोटो आप मोबाइल में रखते हो कोई पिक, तो वो पिक को बार बार आप ओपन करके देखते हो ना, तो वो होता है रिट्राइव करना। यानी बार बार आप क्या कर रहे हो, वो डाटा को देख भी रहे हो, डाटा को क्लोज भी कर रहे हो, वो पिक को देख रहे हो फिर क्लोज कर रहे हो। स्टोरेज यूनिट भी दो टाइप के होते हैं। अब इसमें एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज के भी बहुत नाम है, उसको या तो प्राइमरी स्टोरेज को टेम्परेरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी क्यों, क्योंकि आप टेम्परेरी कुछ डाटा लिखते हैं, क्योंकि हर किसी की आदत होती है कि पहले डाटा को लिखने का स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी कोई डॉक्यूमेंट ओपन करता है तो डायरेक्टली उसको सेव नहीं करता है, कुछ ना कुछ टाइप करेगा तब जाके बाद में वो उसको सेव करेगा। तो जब तक का जो डाटा आप दे रहे हो कंप्यूटर में, जो इंस्ट्रक्शन डाल रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर रहना चाहिए। तो इसलिए आपको उसके लिए प्राइमरी स्टोरेज दिया है, जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं। तो आपका जो डाटा सेव नहीं होता है, जो अनसेव रहता है, जो स्विच ऑफ होने के बाद आपका डाटा उड़ सकता है, लॉस्ट हो सकता है, तो वो डाटा प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर रहता है। अब जो डाटा आपको परमानेंटली चाहिए, यानी आप बार बार उसको रिट्राइव कर सके बाद में भी, जब तक आपका कंप्यूटर का कुछ ना हो, कंप्यूटर खराब ना हो, तब तक का वो डाटा स्टोर है, तो वो डाटा होता है सेकेंडरी स्टोरेज में सेव। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कि हम सेव एज करके क्या कर रहे हैं, वो फाइल को सेव कर रहे हैं। तो इसका ही दूसरा नाम क्या है, ऑक्सिलरी स्टोरेज, या ये भी बोल सकते हैं थर्ड नाम परमानेंटली स्टोरेज, परमानेंटली मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज के बारे में बताया है कि प्राइमरी मेमोरी कैन नॉट स्टोर अ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी स्टोरेज है उसमें क्या होता है कि लिमिटेड डाटा ही स्टोर करके रख सकते हैं आप। बहुत अमाउंट ऑफ डाटा यानी बहुत सारा डाटा आप स्टोर करने नहीं सकते, यानी ये कैपेबल नहीं है, ये इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर हो। द डाटा स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी इन टेम्परेरी। ये मैंने आपको बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी डाटा यानी फर्स्ट लेवल डाटा स्टोर करती है, पर ऐसा लेवल जो टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी को बोल सकते हैं कि ऐसा डाटा जो कभी भी लॉस हो सकता है अगर से आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है कंप्यूटर पावर सप्लाई से।
द डाटा विल बी लॉस्ट इफ दे आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द पावर सप्लाई, यानी पावर सप्लाई जो आपको मिल रहा है इन केस आपके, अब जैसे कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर में क्या है, कंटिन्यू आपके पास पावर रहना चाहिए, पर लैपटॉप में कैसा है कि आपका उसके ऊपर चलता है कि बैटरी कितनी है, पर बैटरी भी तो कभी जाती है, तो उसके लिए भी तो पावर लगता है, तो हम पावर केबल यूज करके क्या करते हैं, बैटरी अडेप्टर यूज करके बैटरी फुल करके रखते हैं। पर हमारा जो कंप्यूटर पे हम अगर से डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो डेस्कटॉप पे क्या होता है कि अगर से पावर सप्लाई चले जाता है आपका काम करते करते और आपने वो डाटा को सेव नहीं किया है, यानी कंट्रोल एस शॉर्टकट की या आपने सेव एज नहीं किया है, वो फाइल को सेव ही नहीं किया है, तो वो डाटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो सकता है। तो वो डाटा को बोला जाता है टेम्परेरी डाटा, यानी जो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहता है। द प्राइमरी मेमोरी यूजुअली स्टोर द इनपुट डाटा, जो भी इनपुट करते रहते हैं हम, ठीक है, हम कोई चीज टाइप कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं तो इनपुट हो गया, तो इनपुट डाटा जो भी हम दे रहे हैं वो स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में, यानी जो टाइम पे हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो डाटा होता है प्राइमरी स्टोरेज में सेव। द प्राइमरी मेमोरी इज नाउ एज मेन मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को ही क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं और टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है रैम, रैम भी जो होती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये पॉइंट भी आपको आता है एग्जाम में कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का फुल फॉर्म बताओ या ये बोल सकते हो उसके पॉइंट बताओ, तो आप उसके पॉइंट इस प्राइमरी मेमोरी की जैसे भी लिख सकते हैं कि वो टेम्परेरी होती है, ठीक है, डाटा लॉस्ट हो जाए, पावर सप्लाई ऑफ हो जाए तो आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है, ये प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है, ऐसे आप अपने मर्जी से भी बना के लिख सकते हैं अगर से आपने इसको पढ़ा नहीं है तो। नेक्स्ट होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, पर ये चीप होता है किससे, प्राइमरी स्टोरेज से। प्राइमरी स्टोरेज जो है चीप नहीं है, पर एज कंपेयर टू प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज जो है चीपेस्ट है, ठीक है। यानी क्या होता है कि हम अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड लगा के क्या कर सकते हैं, अपनी स्पेस बढ़ा सकते हैं, वो स्पेस में क्या हो रहा है, हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जाता है। जैसे हम सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा पेन ड्राइव आता है कि हम क्या करते हैं 16 GB 14 GB ऐसा 64 GB 65 GB क्या लेते हैं, पेन ड्राइव लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया कि परमानेंटली हम क्या कर रहे हैं, वो पेन ड्राइव में हमारा डाटा को स्टोर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल आप पेन ड्राइव भी ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर रहता है। चीपेस्ट क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि प्राइमरी स्टोरेज जो रहती है वो बहुत कम लिमिटेड डाटा एक तो रखती है, और ऊपर से आपके इसमें पहले से प्राइमरी डाटा प्राइमरी स्टोरेज वाला रहता, इसमें इनबिल्ट रहता है, और क्या होता है कि ये बहुत कॉस्टली होती होंगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। पर सेकेंडरी स्टोरेज की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि पीडी ले लिए, पेन ड्राइव ले लिए, तो पेन ड्राइव भी आप सस्ता ले सकते हो, 200 150, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आपका कितना डाटा की कैपेसिटी वो पेन ड्राइव रखता है। फिर आपका स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क हो सकता है कि हार्ड डिस्क में आप ह्यूज नंबर ऑफ डाटा रख सकते हैं, यानी एक सॉफ्टवेयर, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यानी एमबी और टीबी के भी सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, क्योंकि टीबी में आपका आता है, पर वो क्या होता है वो थोड़ी कॉस्टली होती है हार्ड डिस्क। स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर डाटा परमानेंटली इवन इफ द पावर सप्लाई गोज ऑफ, यानी अगर से पावर सप्लाई चले भी जाता है तो आपका डाटा लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो प्राइमरी स्टोरेज में चले जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं वो फाइल को परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में सेव कर देते हैं करके। हर बार हम बोलते हैं कि हम अगर से एक लाइन भी लिख रहे हैं तो कंट्रोल एस यानी शॉर्टकट की दबाओ, या फिर फर्स्ट टाइम हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं तो समय पहले उसको सेव कर दो, क्योंकि अगर से हमने एक लाइन या 2 लाइन या 10 लाइन भी लिख दिया, 10 लाइन भी लिख दिया, तो भी वो परमानेंटली सेव हो सके। अगर से पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए तो वो हम जब भी ऑन करें तो उतना हमको पोर्शन डिस्प्ले हो, ठीक है। तो इसलिए हम सेकेंडरी डिवाइस में हमारा डाटा रखते हैं परमानेंटली। हार्ड डिस्क इज यूजुअली कंसिडर्ड अ सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क का ही एग्जाम्पल, इन सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल हार्ड डिस्क है, क्योंकि हार्ड डिस्क में भी हम क्या करते हैं, डाटा ही स्टोर करने का काम करता है हार्ड डिस्क भी, जो कंप्यूटर में भी यूज होता है। द यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज नॉट पॉसिबल टू स्टोर डाटा परमानेंटली फॉर फर्दर एक्सेसेस। देयर सम
other option to store the data permanently for further use, which is now as secondary memory or auxiliary storage. यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्राइमरी मेमोरी अगर से हम यूज कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि उसमें डाटा हम परमानेंटली रखें और उसको बाद में यूज कर सके, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है टेम्परेरी मेमोरी थी। पर अगर से हमको बाद में यूज करना है डाटा को, उसको परमानेंटली रखना है, तो उसके लिए हमको सेकेंडरी मेमोरी का ही यूज करना है, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं या परमानेंटली स्टोरेज या परमानेंटली मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारा आउटपुट, और उसके पहले हमारा इनपुट। ठीक है, इतना हम पढ़ लेते हैं आज शॉर्ट में जल्दी जल्दी। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस मैंने बताया आपको माउस, कीबोर्ड, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, the user provide the set of instruction or information to the computer system with the help of input devices such as the keyboard, mouse, scanner, etc. अब यहाँ पे बोला है कि आप जो भी प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत रहती है इनपुट डिवाइस की। ठीक है, कि इनपुट डिवाइस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में डाल सकते हैं, उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं या प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं। माउस से क्या करते हैं हम कि कॉपी पेस्ट करते हैं, कि एक फाइल अगर से दूसरे कंप्यूटर में है या हमारे पेन ड्राइव में है तो पेन ड्राइव से कॉपी करके हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं। तो ऐसे तरीके से भी हम क्या कर रहे हैं, अपना पीडी का इंफॉर्मेशन कहाँ डाल रहे हैं, हमारे कंप्यूटर में डाल रहे हैं। स्कैनर क्या होता है, स्कैन मशीन होती है। ठीक है, हैंडल वाला भी स्कैनर होता है या हैंड हेल्ड वाला या फिर फ्लैट बेड वाला भी स्कैनर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं जो भी हमारा हार्ड कॉपी में हमारा कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको स्कैन करके हम एज अ सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं, एज अ कंप्यूटर में उसको स्कैन करके डाल सकते हैं। तो स्कैनर आप लोग देखते होंगे या आपको याद नहीं होगा तो आपको मैं याद दिला देती हूँ। कहीं हम शॉपिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हमने बहुत लोगों ने देखा होगा हैंड हेल्ड रहता है उनके पास स्कैनर। वो क्या करते हैं, आपका बार कोड स्कैन करते हैं और उसके थ्रू आपका बिलिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक तरह से इंस्ट्रक्शन तो दे रहे हैं, कंप्यूटर में डाल रहे हैं, पर किसके थ्रू डाल रहे हैं, स्कैनर के थ्रू। तो स्कैनर क्या कर रहा है, वो बार कोड को स्कैन कर रहा है, और स्कैनर स्कैन करके जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को दे रहा है, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करने के बाद वो बिलिंग करके आपको एज अ प्रिंट आउट आपके हाथ में देते हैं। ठीक है, तो स्कैनर का मैंने एग्जांपल आपको शॉपिंग दिया है कि शॉपिंग पे जा रहे हैं हम, तो स्कैनर हैंड हेल्ड स्कैनर रहता है वहाँ पे। कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर का बिलिंग करना है, स्कैनर से स्कैन कर दिया, बिल कर दिया, तो उसके फिर उसका नाम लिख दिया। ठीक है, और फिर माउस के थ्रू क्या कर दिया, प्रिंट कमांड दे दिया और प्रिंटर से हमारा आउटपुट निकल गया और आपको बिल आपके हाथ में स्लिप। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं इनपुट डिवाइस को। The data representation to the computer system is in the form of binary language. After that, the processor process the converted data. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारा डाटा रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है, हमारा कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको, उसको ही समझता है, उसको ही प्रोसेस कर सकता है। तो ये प्रोसेस जो भी हमारे बीच में प्रोसेस हो रहा है, अभी तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और ले रहे हैं। ठीक है, पर उसके बीच में जो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर का कुछ चला नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर का क्या हो रहा है, कंप्यूटर का क्या हो रहा है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, बाइनरी लैंग्वेज यानी 0-1 लैंग्वेज में क्या कर रहा है, हमारा इंस्ट्रक्शन ले रहा है और 0-1 को कन्वर्ट कर रहा है, फिर प्रोसेस करके फिर क्या कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज में हमको दे रहा है। तो डाटा जो है हमारे को रिप्रेजेंट तो हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद, वो कन्वर्ट होने के बाद डाटा हमको डिस्प्ले तो हो रहा है, पर वो डाटा जो कंप्यूटर में जा रहा है और प्रोसेस हो रहा है वो बाइनरी लैंग्वेज में ही हो रहा है, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म को ही समझता है कंप्यूटर। The input unit implement the data which is instruction by the user to the system. ठीक है, सिस्टम में जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर से मिल रही है उसको इनपुट यूनिट के थ्रू वो इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, लेता है, इम्प्लीमेंट करता है।
We can enter the data from the outside world into the primary storage as the input through input device. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी हमने डाटा एंटर किया है आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड का मीनिंग क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, पेन ड्राइव लगा रहे हैं, पेन ड्राइव से कोई डाटा को अपने कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, एंटर करने के बाद क्या हो रहा है, कोई डिवाइस के थ्रू हम एंटर कर रहे हैं स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज में उसको क्या कर रहे हैं, या बोल सकते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज का यूज करके हम, यानी उसको परमानेंटली सेव नहीं करना है, बस हमारा पेन ड्राइव ओपन कर रहे हैं, हम ओपन करने के बाद वहीं के वहीं हम क्या कर रहे हैं, डाटा को डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इनपुट के थ्रू हम प्राइमरी आउटसाइड, हमारा जो आउटसाइड पेन ड्राइव लगा है, यानी हमने पेन ड्राइव लगाया, उसमें फाइल ओपन की और हमने वो फाइल को कॉपी पेस्ट नहीं किया, यानी कॉपी करके हम अपने सिस्टम में नहीं डाल रहे हैं, तो हमारा वो डाटा क्या कहलाएगा, प्राइमरी, जो इनपुट डिवाइस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं हमारे कंप्यूटर में। The input device are the medium of communication between the outside world and the computer system. Input device जो है एक काम करता है किस रहा है। Input device receive instruction from the user. Input device क्या कर रहा है, इनपुट डिवाइस क्या कर रहा है कि इनपुट कर रहा है डाटा और इंस्ट्रक्शन को। दिस डिवाइस कन्वर्ट द डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्म फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। जो भी प्रोसेस हो रहा है वो क्या करने का काम कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है जो भी इंस्ट्रक्शन डाटा है मशीन रीडेबल फॉर्म, यानी मशीन लैंग्वेज में, यानी 0101 की लैंग्वेज में, और उसको प्रोसेस कर रहा है। When the whole produce is finished, we get the desired output from the output device, such as monitor, printer, etc. और जो भी डाटा है प्रिंटर एंड मॉनिटर एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइस कब काम करेगा, कब वो जनरेट करेगा रिजल्ट, जब उसको कुछ इनपुट मिला होगा। अगर से उसको इनपुट मिलता है तो ही वो क्या करेगा, हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, चाहे प्रिंटर हो या मॉनिटर हो। दिस डिवाइस कन्वर्ट द डाटा इनटू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म फ्रॉम द बाइनरी कोड। फिर जो बाइनरी कोड, यानी प्रोसेस करने के पहले जो हमने डाटा डाला, वो प्रोसेस करने के पहले क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म यानी इंग्लिश फॉर्म में, फिर उसको कन्वर्ट करके हमको एज आउटपुट डिस्प्ले करता है। द कंप्यूटर सिस्टम इज लिंक्ड और कनेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड with the help of output device. For example of output device are the printer, projector, etc. हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा आउटपुट डिवाइस जो है कुछ भी हो सकता है, प्रोजेक्टर या प्रिंटर, यानी हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए कोई भी डिवाइस का यूज कर सकते हैं, यानी कनेक्ट करके, ठीक है। दिस डिवाइस हैव वेरियस फीचर व्हिच आर गिवन बिलो। द डिवाइस रिसीव और एक्सेप्ट द डाटा इन द बाइनरी फॉर्म। ये जो भी डाटा है रिसीव या एक्सेप्ट करता है बाइनरी फॉर्म में। आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट द बाइनरी फॉर्म इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। फिर आउटपुट जनरेट होने के पहले वो क्या करता है, बाइनरी फॉर्म में जो जनरेट कर दिया है, पहले कन्वर्ट कर दिया, उसको ही फिर से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आउटपुट डिस्प्ले होता है। These devices produce the converted result and show to the user. और ये डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट तो कर रहे हैं और फिर शो भी कर रहे हैं रिजल्ट ह्यूमन को। तो आज का टॉपिक हमारा ये था, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। थैंक यू। अगर से आपको नहीं समझता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।